distance and displacement. Can you tell me the difference between the two? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? आई एम आस्किंग टू यू, तुम लोग बताओ. ओके, और हाँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, यू नो, राइट. देखो, डिस्टेंस होता है हमने जितना भी चला, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. ठीक है, हमने जितना भी चला उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. ओके, और अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें उन दो पॉइंट के बीच में तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. मान लो दिस इज द लोकेशन ऑफ माई होम, ओके, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ माई इंस्टीट्यूट. करेक्ट. अब मेरे पास इस तक पहुंचने के कई सारे तरीके होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे. लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, इतनी सारी लेन्स, कभी इस लेन में से जाके ऐसे हो जाओ या इधर से जाके ऐसे हो जाओ, तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं. तो इसी तरह यहाँ से यहाँ पहुँचने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, राइट. बट स्ट्रेट लाइन जाने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है. ये जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये जो दूसरा है इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, राइट. एक डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस तो कोई भी बात, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, किसी भी बात से पहुंचे, उसको हमने डिस्टेंस बोल दिया. लेकिन जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. इतना बात समझ में, राइट. अब मोशन, एज वी स्टडीड, 3 एक्सेस होती हैं. कौन कौन सी? एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है मंजीत, अभी तक 2 पढ़ी है, अभी तीसरी हमने बनाई है. कौन सी? जेड एक्सेस. एक्स, वाई एंड जेड. एक्स, वाई, जेड कैसे? जैसे ये एक्स, ये वाई, तो ये जेड हो गई, तो 3 एक्सेस हो गई, राइट. अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हो जाते हैं. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. 1 डायमेंशन जैसे सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग हो गया, ठीक है, एक एक्सिस के अलोंग, उसको 1 डायमेंशन. 2 एक्सिस चेंज हुई तो 2 डायमेंशन. तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए तो 3 डायमेंशन, राइट. ओके, तो एक बार मैं इनका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन. Motion in 1 dimension, it is the motion when only one coordinate समझते हो? When only one coordinate of position change with time. When only one coordinate of position change with time, तो हम उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन. ओके, तो 2 डायमेंशन कौन सा हो जाएगा? जब तो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. 3 डायमेंशन कौन सा होगा? तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. दैट्स सिंपल. ठीक है, आप अभी नोट करोगे तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, वहाँ पे मैं बाद में लिखूँगा. ठीक है, एक्सप्लेन करके फिर बाद में कुछ लिखेंगे. नाउ मोशन इन 2 डायमेंशन, एक लाइन छोड़ देना यहाँ पे ब्लैंक. मोशन इन 2 डायमेंशन is the motion, it is the motion when any two, ठीक है,
तीन होते हैं, तीन में से कोई भी दो. When any two coordinate of position of object change with time. तने सही समझ में आ रहा है? राइट. ये तो हो गया 2 डायमेंशन. फिर वही एक लाइन इसके बाद छोड़ देना. मोशन इन 3 डायमेंशन. हम अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है मोशन इन 1 डायमेंशन. राइट. 2 डायमेंशन इसके बाद पढ़ेंगे और 3 डायमेंशन हम पढ़ते नहीं हैं. ओके. हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशन तक है. मोशन इन 3 डायमेंशन, it is the motion in which all three coordinates of position of object change with time. ठीक है. ये है टेक्निकल डेफिनेशन. ठीक है. 1 डायमेंशन कब? जब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता हो. 2 डायमेंशन कब? जब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हो 3 में से. और 3 डायमेंशन जब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हो. ये तो टेक्निकल डायमेंशन डेफिनेशन है. बट इससे समटाइम्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. तो जो मैंने एक लाइन छोड़ने को बोला उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. अभी उससे पहले आप मेरे को एक वो बताओ. ठीक है. सोचो, ये रूम है. मैं इस रूम में एक डंडा खड़ा करूं इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, यानी क्यूब के डायगोनली अपोजिट. क्यूब का डायगोनल इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक एक बैम्बू खड़ा कर दिया. ठीक है. और उसके ऊपर मैंने एक चींटी छोड़ दी. तुम्हें चींटी पसंद है तो चींटी, नहीं तो छिपकली, कुछ भी छोड़ दो. वो उसके ऊपर चलते हुए यहां से वहां पहुंच गई. अब उसका मोशन कौन सा है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? कैसे? गुड, स्मार्ट हो गए. ठीक है. रियली आई गेट द आंसर 3 डायमेंशन. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ऐसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो ये ऑरिजिन हुआ 0 0 0. और वो अगर लेंथ एल बी एच है तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल बी एच. तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, है ना? नहीं, चलो मैं बना के दिखाता हूँ एक बार. ये एक्चुअली यहीं पे तो समस्या है कि ये था मेरा. ठीक है. ये मेरा ऑरिजिन है. राइट. ये मेरा ऑरिजिन है. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, है ना? ये 3 एक्सिस हो गई. अब मैंने क्या किया, यहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां पे, है ना? कहां पे आएगा? यहां पे आएगा ना. यहां से लेके यहां तक ये डायगोनल है, अपोजिट हुआ. अगर इसमें मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं ना. अगर ये L है, ये B है और ये H है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? L B H. ये कोऑर्डिनेट हो गए. तो हम प्रैक्टिकली देखें तो ये 0 0 0 और वो कोऑर्डिनेट कौन से हो गए? L B H. तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए. तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डेफिनेशन इट मस्ट हैव 3 डायमेंशन मोशन. ये 3 डायमेंशन मोशन होना चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, जो कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को बोल सकते हैं. हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस बोल सकते हैं.
पर अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है अनुराग? अरु आ रही है पक्का? अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो क्या हुआ, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तो ये मोशन कैसा हो गया, वन डायमेंशन मोशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पिछली क्लास में इतना झक मारी थी चॉइस ऑफ एक्सिस की, वो इसलिए पढ़ते हैं कि हम पूरा मोशन का टाइप ही चेंज कर दिया। किससे? सिर्फ हमने एक एजम्पशन की कि नहीं, हम इसको एक्स वाई जेड नहीं लेते, हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, और जैसे ही हमने इसको एक्स एक्सिस एज्यूम किया, हमारा मोशन एकदम सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन हो गया। राइट, तो अब हम आगे से क्या करेंगे, सोचेंगे ही नहीं। अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है तो वो हमेशा कैसा है, 1 डायमेंशन, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेंगे। वो जिस भी स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन है, उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस मान लेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, 1 डायमेंशन मोशन होगा। राइट, सो लेट्स गो बैक टू दैट जो हमारा लिख रहे थे। ओके, व्हाट इज दैट? एनी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, any motion in straight line is always 1 dimension, एंड रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। ठीक है, राइट। अब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन कैसे, राइट? देखो, एक दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए। ठीक है, 2 डायमेंशन में होता है प्लेन, 2 डायमेंशन इज ए प्लेन, राइट? प्लेन में बहुत सारे प्लेन हो जाते हैं। अगर मैं अपने यूनिवर्स के 3 डायमेंशनल सिस्टम में चलूँ यहाँ के, तो इसमें मेरे पास 3 प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और 2 वर्टिकल प्लेन। कैसे? लास्ट क्लास में दिखाया था, आज फिर दिखाता हूँ। हम, ये हमारा बॉक्स हो गया, ठीक है, ये 3D सिस्टम है, इसमें 1, 2 और 3 एक्सिस हो गई। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये और ये एक ही है, ऊपर नीचे वाला एक ही है, ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस तो हम एक ही काउंट करते हैं, ऐसी पैरेलल प्लेन्स को एक ही काउंट करते हैं। तो ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये और ये वाला इक्वल हो गया, 2 प्लेन हो गए, और एक प्लेन ये हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली टोटल कितने प्लेन्स हो जाते हैं? 3, टोटल 3 प्लेन होते हैं। उन 3 प्लेन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उन 3 प्लेन को हम डिस्क्राइब करते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, यानी जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, देन एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और तीसरा वाई जेड प्लेन, राइट? तो 3 प्लेन होते हैं अगर हम वैसे देखें, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली देखें तो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और 2 वर्टिकल प्लेन, तो 3 प्लेन होते हैं। किसी भी प्लेन में अगर मोशन है तो 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, किसी भी प्लेन में हो। एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई जेड प्लेन में है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? राइट, लाइक ये सपोज मैंने बनाया, एक्स जेड बना दिया, ये एक्स जेड प्लेन हो गया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 z1, यहाँ से घूम के ऐसे पहुँचे यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट हो गए x2 z2, तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, सो देन इट बिकम 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये 2 डायमेंशन नहीं है, तो ये कौन सा मोशन है? 1 डायमेंशन, क्योंकि अब ये मोशन कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो फिर हम बाकी कुछ नहीं सोचेंगे, सीधे सीधे क्या डिक्लेयर कर देंगे? 1 डायमेंशन मोशन है अगर स्ट्रेट लाइन है तो, राइट? तो यानी 2 डायमेंशन मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर हो गया? 2 डायमेंशन मोशन हमेशा कर्व्ड होगा,
चाहे किसी भी टाइप का कर्व हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे एलिप्स हो, कैसे भी कर्व हो, चाहे ऐसे जा रहा हो, चाहे ऐसे जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, बट इट विल बी कर्व्ड, राइट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनी मोशन इन ए प्लेन, एंड प्लेन कौन सा है? ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। एनी मोशन इन अ प्लेन, ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। एनी मोशन इन ए प्लेन बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन इज 2D। शॉर्ट में हम 1D 2D करके लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन वो हमेशा 1 डायमेंशन, कोई भी कर्व्ड मोशन एक प्लेन में है तो हमेशा 2D मोशन, राइट। एंड लास्ट, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी उसके बाद जो बचा वो कौन सा? 3D। एनी मोशन, एनी रैंडम मोशन, एनी रैंडम मोशन बट नॉट इन प्लेन is 3D. Any random motion but not in plane is 3D. Correct? Right. अब आपको मैंने एक नोट्स दिए हैं, उसमें एक क्वेश्चन है, वो आप मेरे को बताओ। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5। This question number 5, right? बोलो, a kite flying on a windy day, windy day मतलब हवा चल रही है, तो कैसा मोशन होगा? 1 डायमेंशन नहीं, that will be 3 डायमेंशन। देखो पहली चीज, काइट का धागा कभी भी ऐसे सीधा नहीं जाता, काइट ऐसे जाती है, ठीक है। ऐसे गई तो मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, कर्व्ड हुआ, ठीक है। कर्व्ड पाथ है तो 1 डायमेंशन तो नहीं हुआ। अब या तो ये 2 डायमेंशन होगा या 3 डायमेंशन होगा। अगर हवा नहीं चल रही है तो काइट ऐसे स्टेबल होगी, सो देन मोशन कैसा हो गया? 2D। और अगर हवा चल रही है तो काइट फिर ऐसे ऐसे भी होगी, तो देन इट गोन लाइक दिस एंड देन इट इज लाइक दिस, तो दिस मोशन बिकम व्हाट? 3 डायमेंशन। सो दिस इज 3 डायमेंशन मोशन, करेक्ट? ठीक है तने? So this is 3D. Now, an ant moving in a zigzag path on a horizontal floor, 2 डायमेंशन। फ्लोर पे है तो ये प्लेन हो गया, और जिगजैग है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कौन सा हुआ? 2D। एग्रीड? A speeding car on a long straight highway, 1 डायमेंशन। तने तू भी कुछ बोल दे। तने 1 डायमेंशन, right? A carom coin rebounding from the sides of a board, 2 डायमेंशन। कैसे? ऐसे जाएगी, राइट, दिस वे, है ना, दिस वे, ऐसे रिबाउंड कर रही है। सो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या है कि पाथ चेंज हो गया, ओके, राइट। अ कैरम कॉइन रिबाउंडिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बोर्ड, दैट इज 2D, क्योंकि प्लेन पे ही है, और वो जिगजैग पाथ हो गया। अगर सिर्फ लाइक मैं बताता हूँ, मान लो मैं ये कैरम है, ये मेरा स्ट्राइकर है, ये कॉइन है,
और ये पॉइंट में मुझे पहुंचानी है, मैं इसको स्ट्राइक किया और ये यहाँ पहुंच गई, देन इट इज वन डायमेंशन। ठीक है, तो ये वन डायमेंशन है। ओके राइट, अभी मैं और बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, एक बार इसको करो। नाउ फिफ्थ, a planet revolving around its star, that is 2 dimension, क्योंकि सर्कल होगा, ऐसे सर्कल होगा, ये 3 डायमेंशन नहीं होगा, 2 डायमेंशन होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो ये 2D होगा। करेक्ट? ठीक है, नाउ वो देखो, ये सपोज मेरा एक प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चला ए से, इट रीच हियर टू बी, द मोशन इज वन डायमेंशन। देन ये बी से चला और सी पे पहुंचा, ए बी वन डायमेंशन, बी सी वन डायमेंशन। ठीक है, लेकिन ए सी 2 डायमेंशन। लेकिन ए सी क्या है? ए टू सी इज 2 डायमेंशन। क्यों? क्योंकि ए से बी एंड देन बी से सी डायरेक्शन चेंज हो गई। राइट, वन डायमेंशन में कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वन डायमेंशन इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ए टू बी डील करूंगा वो भी वन डायमेंशन, सिर्फ बी टू सी डील करूंगा तो वो भी वन डायमेंशन, और मैं सी से और कहीं चला जाऊं स्ट्रेट लाइन में तो वो भी वन डायमेंशन। लेकिन अब बी टू डी वन डायमेंशन नहीं रहा, ए टू डी भी वन डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने में ये चीज़ ध्यान रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी कभी भी वन डायमेंशन मोशन में। राइट, और अगर एक प्लेन में है और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो 2 डायमेंशन होगा। राइट, इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं? वो क्वेश्चन हो गया ना, सबको समझ में आ गया? राइट, अब चलते हैं बेसिक चीज़ों पे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सब कुछ 9th क्लास में पढ़ा है, सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेंज है तो वो चलेगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो अभी हम थोड़े बड़े हो गए तो जब हम डिफरेंसेस लिखते हैं ना तो वो टेबल बना के यूजुअली नहीं लिखते, ऐसे ही वर्ड्स में लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, टोटल पाथ लेंथ covered by object between two position is called distance, while straight line distance between those two positions is called displacement. A, B, this is displacement. This is distance.
ठीक है, राइट ना। अब इनके डिफरेंसेस लिखने हैं 1 by 1, एक एक करके आप मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ 1 by 1 इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस, ये तो डेफिनेशन हो गई, वो टोटल पाथ लेंथ और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये तो एक डिफरेंस तो डेफिनेशन में आ गया। दूसरा डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस स्केलर, ये सबको मालूम है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है वो पता है? जिन क्वांटिटीज को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं वो स्केलर होते हैं, और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है उनको हम वेक्टर बोलते हैं। बाकी वेक्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो इसलिए तब बात करेंगे। अभी लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज स्केलर while displacement is vector, while displacement is vector quantity. ओके, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो सकती हो उनको हम स्केलर बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है उनको हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 40 न्यूटन लगाया तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, किस तरफ लगाया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, वो डायरेक्शन हो गया। ओके, राइट। सेकंड डिफरेंस, displacement can be 0 while distance can never be, हाँ, for a moving object। उधर से पढ़ के नहीं बताना, हाँ, कभी उधर लिखे हैं सब, वो कभी पढ़ के बता रहे हो नहीं, अपने आप सोच के देखो। हम जब सोचते हैं तो हम एक्सप्लोर करते हैं खुद को, ठीक है, इसलिए कभी भी ना देख के काम नहीं करना चाहिए, पहले खुद करना चाहिए, बाद में देखना चाहिए जब नहीं हो। For a moving object, distance can never be 0 while displacement may be. डिस्टेंस का भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? अगर वो लौट के वापस वहीं आ जाए जहां से वो शुरू हुआ था, जैसे कि सर्कुलर मोशन में या कोई भी और मोशन, ठीक है, जैसे हमारा खुद का मोशन, सुबह घर से निकले कहीं भी घूमे, रात को घर ही पहुंचे, तो नेट दिन भर का डिस्प्लेसमेंट 0। तो अगर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन इनिशियल पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, राइट। सेकेंड हो गया, नाउ थर्ड, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कितने मीटर, कितने किलोमीटर, डायरेक्शन हटा दो, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन है जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं,
जो सबसे छोटा पाथ लेंथ होता है स्ट्रेट लाइन पाथ लेंथ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डिस्टेंस के या उससे कम होगा। ठीक है, ठीक है तने, ठीक है, राइट। और बोलो, और सोचो। क्या डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे तो हमेशा डायरेक्शनल हो जाएगा। ये भी ठीक है, ठीक है। अगर हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होता है तो हमेशा वन डायमेंशन होगा, बट उसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बट सही है। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव while displacement may be. Distance can never be negative while displacement may be. डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ओके, हो गया। देखो, ये एक मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है। एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला, ये 10, ये -5, वो चल के यहां से और ऐसे यहां पहुंच गया, ठीक है। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया 25। अरे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक ये दिया था, कुछ दिया था, मेरे को याद आया अभी ये बनाते ही। कुछ किया उसका? नहीं, मेरी तरह तुम भी भूल गए जाके। हाँ, वो तो मैंने ही बता दिया था कि ऐसा करके क्या ऐसा हो सकता है। चलो अभी करते हैं, अभी करेंगे। 10 10 एंड देन 5, तो डिस्टेंस कितना? 25। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना? -5। डिस्प्लेसमेंट -5, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो नेगेटिव साइड में चला गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां भी गया ना, 0 से -5, तो भी डिस्टेंस कितना है? 5, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -5, ठीक है। तो डिस्टेंस में कभी नेगेटिव साइन नहीं लेते, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन हो भी सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर, राइट। ना और कहाँ पहुंच गए? पता नहीं, गायब हो गया। ये रहा, ऐसे ढूंढ लेते हैं। और अगर मोशन शुरू हुआ तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। अगर मोशन शुरू हो गया तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। कैसे? वो वापस आना शुरू हो जाए। अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चला ए, इतना 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 इतना, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ तक इतना था, यहाँ पे इतना हो गया, 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 तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। अब वो ऐसे आना शुरू हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया? नहीं, अब वो यहाँ पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट इतना रह गया।
तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, राइट। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट distance with time always increase while displacement may decrease. डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स, कुछ डिफरेंसेस थे जो मेरे को समझ में आए, राइट, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे, अब नोट कर लेना, समझ में आएगा, है ना। उसको करते हैं कि उसमें हम क्या गलती कर रहे थे। द क्वेश्चन वाज, ये ऑरिजिन है, ये ऑब्जेक्ट है, कितना था, कितना भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 25, और ये पोजीशन थी -20, ए बी। हम बोल रहे थे ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन है, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। यहाँ से हमें देख के सीधे सीधे पता चलता है कि 45 हुआ, है ना, सीधे सीधे पता चलता है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये कितना 25, ये कितना -20, 25 में -20 ऐड करते हैं तो 5 आता है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। और ये गड़बड़ अभी तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि एक सीधी लाइन में है और हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 45 ही होगा। दिमाग बार बार बोलेगा कि नहीं ये 45 ही है, 5 तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। हम चल के भी देखेंगे तो नहीं 45 ही है। बट जब हम एल्जेब्रिक कंडीशंस में होंगे, जब हमें ये सिचुएशन इमेजिन करनी होगी, यानी हमें क्लियरली विजिबल नहीं होंगी, जब हम मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स में होंगे, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एग्जैक्टली वही है या कुछ कम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट विद ऑरिजिन। ऑरिजिन के साथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये टॉपिक मैं नोट कराता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ ऑरिजिन। ठीक है। द पहली चीज हमें मेजर करना है ऑल पोजीशंस, जो भी पोजीशंस है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सब कुछ, ऑल पोजीशंस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, इनिशियल एंड फाइनल, आर मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। राइट। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करो। डिस्प्लेसमेंट इक्वल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होते हैं ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल, है ना, यही एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल पोजीशन ए,
measured from O. OA is equal to -20. ठीक है. फाइनल पोजीशन B मेजर्ड फ्रॉम O, क्योंकि मेजर तो कहां से करेंगे? O से ही. मेजर्ड फ्रॉम O, OB इज इक्वल टू 25. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट इज OB माइनस OA. ठीक है. एंड डिस्प्लेसमेंट है AB, है ना. AB इज इक्वल टू OB कितना 25 माइनस -20, तो AB इज इक्वल टू 45. राइट. अब समझ में आया हम क्या मिस्टेक कर रहे थे? हम ऐड कर रहे थे, जबकि ऐड नहीं किया जाता. क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है. फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा सही आंसर आएगा. तो अगर हमें अलजेब्रिक सिचुएशन दी हुई हो, राइट, हम एक अलजेब्रिक कंडीशन में हो, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे इस हिसाब से करेंगे. हो गया ये? मान लो अब सोचो, मेरे को एक कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 0, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है -x2 0. ठीक है. तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है. करेक्ट. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट AB क्या हुआ? O फाइनल कौन सी है? B. OB माइनस OA. OB कितना? दिस -x2. OA कितना? -x1. तो आंसर इज -x2 प्लस x1. राइट. अब हमें प्लस माइनस की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्लस होगा माइनस होगा, वो सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होके आएगा. समझ गए? सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा. तो अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम से काम करेंगे फिजिक्स में तो कभी गड़बड़ नहीं होगी. प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम कई बार खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है. बट अगर हम इनिशियली एट द लर्निंग स्टेज बिल्कुल प्रॉपरली काम करें तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके. राइट. ठीक है. स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझते हो? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. करेक्ट. ठीक है. इक्वेशन करोगे? स्पीड एंड वेलोसिटी में नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा. ओके. तब तक वैसे ही क्वेश्चन करके देखते हैं. मैं क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही देखो कैसे कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में फिर आपको दूंगा तो आप करना. एक बच्चा यहाँ से चला और वो मार्केट पहुंचा. घर से चला और मार्केट पहुंचा. दिस इज 20 किलोमीटर and he moved with 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक्टिवा पे 20 किलोमीटर, तो कितनी देर में पहुंच जाएगा? आधे घंटे में. राइट. उसने देखा मार्केट तो बंद है, फिर वो वापस चलने लगा. अब वापस आ रहा था तो घर ही जाना है तो आराम आराम से आ रहा था वापस. सो देन ही कम बैक विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. ही कम बैक विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. करेक्ट. अब मुझे उसकी एवरेज स्पीड बतानी है. एवरेज स्पीड आफ्टर हाफ आवर. एवरेज स्पीड आफ्टर हाफ आवर and average velocity after half hour. आधे घंटे बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बता दें.
तो हमको पहले तो यही चेक करना है आधे घंटे बाद वो है कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन आफ्टर हाफ आवर। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस इन हाफ आवर, नॉट डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी समझाता हूं क्यों। डिस्टेंस इन हाफ आवर दैट इज 40 into half, that is 20 kilometer. So he is at market पहुंच गया, क्योंकि हमें पहले ही पता था आधे घंटे में वो मार्केट पहुंच गया। अब वो क्योंकि मार्केट पहुंच गया आधे घंटे में, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्टेंस कितना, 20। बस इसको अच्छे से समझ लेना, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 एंड स्पीड कितना हो गया, 20 अपॉन हाफ दैट इज 40, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो वेलोसिटी 20 अपॉन हाफ इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो गए क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, ठीक है, राइट। यहां तक तो बहुत सिंपल था, सब कुछ समझ में आ गया, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड नोट करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा क्वेश्चन दूसरा दूंगा, वो आप करना। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद क्या होगी। अब सोचो, आधे घंटे में वो मार्केट पहुंचा, उसके बाद 1 घंटे बाद कहाँ होगा वो, कहीं रास्ते में, रास्ते में होगा ना, घर और मार्केट के बीच में कहीं होगा, घर और मार्केट के बीच में कहीं होगा, तो डिस्टेंस तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। अब हो गया ना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड। तो हमें क्या करना है, अब पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्पीड भी तो बदल गई, पहले 40 थी अब 20 हो गई, तो कैसे करेंगे। देखो, पहले हमें पता चल गया आधे घंटे में तो कहाँ पहुंचा, इन फर्स्ट हाफ आवर, यानी समझ में आ रहा है, ही इज एट मार्केट पहले आधे घंटे में। अब उसके बाद कितना और टाइम बचा, हाफ आवर, आधा घंटा और बचा। तो इन नेक्स्ट हाफ आवर ही इज रिटर्निंग टू होम, ही इज रिटर्निंग टू होम, घर वापस आ रहा है। सो डिस्टेंस इन नेक्स्ट हाफ आवर, हमेशा डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, है ना। सो डिस्टेंस इन नेक्स्ट हाफ आवर इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है अब 20, तो 20 इंटू हाफ इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। सो ही इज 10 किलोमीटर फ्रॉम मार्केट टूवर्ड्स होम, है ना। अब मेरे को बताओ, यहां तक सबको समझ में आया। सो ही इज 10 किलोमीटर फ्रॉम मार्केट टूवर्ड्स होम। क्या हुआ, पहले आधे घंटे में वो चल के मार्केट पहुंच गया, अब वो वापस आ रहा है, तो आधा घंटा तो निकल गया। अब बचा कितना 1 घंटे में से, आधा घंटा। उस आधे घंटे में वो वापस आ रहा है, और स्पीड कितनी है अगले आधे घंटे में, 20। तो 20 की स्पीड से आधा घंटे में कितना डिस्टेंस चला, 10। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 20 मार्केट तक
और 10 वापस आने का। ठीक है अरु, समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आया? तने समझ में आ रहा है? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30। तो स्पीड कितनी हो गई? 30 डिस्टेंस 1 आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 गया, 10 वापस, तो कितना बचा? 10। 20 माइनस 10 है ना, दैट इज 10 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, 10/1 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बट वी विल बी एबल टू सॉल्व अगर हमें कॉन्सेप्ट मालूम हो। ठीक है, अब इसमें मुझे पता है आधे घंटे तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम चलेगा और आधे घंटे बाद वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब इफ द क्वेश्चन आस्क मी 40 मिनट बाद क्या होगा, तो क्या करेंगे? 40 मिनट बाद निकालना है तो क्या करेंगे? पहले आधे घंटे का तो निकाल दिया 30 मिनट का, उसके बाद कितने मिनट बचे? 10 मिनट। तो 10 मिनट का वापस का निकाल दिया, और जो 10 मिनट का वापस का आया वो डिस्टेंस में तो 20 में ऐड हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट में 20 में से कम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट। हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑलमोस्ट एवरीबडी सेज 11th क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं जल्दी से, और उनके ना होने का रीज़न यही है कि हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं करते, हम क्वेश्चंस को क्रैम करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैंने आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। ओके, आपने नोट नहीं किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया क्वेश्चन दूंगा। पहले स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, देन यू विल वर्क ऑन दैट, फिर उसके ऊपर काम करोगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहा, समझ में आ गया आज, तो आप कर पाओगे वो क्वेश्चन को। फिर वो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कितना ही घुमा फिरा के आ जाए, आप कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है,